आज हमारी स्थिति यह है कि कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं मीडिया में जो उभर कर आई हैं पिछले दिनों में, उन चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे फेक न्यूज को काउंटर किया जाए। फेक न्यूज का जितना बड़ा संक्रमण खासतौर पर कोरोना वायरस को लेकर है और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई धारणाओं को लेकर है, उससे भी ज़्यादा बड़ा संक्रमण हमारे यहाँ जो लोकल लेवल पर वेबसाइट हैं, तमाम किस्म के जो और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप है और दूसरी फेसबुक है, ट्विटर है, इन पर बड़े पैमाने पर एक तरह से अंधड़ चला हुआ है फेक न्यूज का। और फेक न्यूज के इस अंधड़ ने एक नई समस्या को जन्म दिया है। एक तरफ आप कोरोना वायरस के संक्रमण से या उसकी महामारी से परेशान है और दूसरी तरफ सूचना की महामारी और संक्रमण से परेशान है। जितने भी अच्छे पत्रकार हैं वो सारे के सारे पत्रकार फेक न्यूज को लेकर एक सिरे से फ्रस्ट्रेटेड हैं और दुखी हैं, परेशान हैं। किसी के पास में इसकी रेमेडी नहीं है कि कैसे इसे रोकें। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से ये सजेस्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे मंचों को ये सजेस्ट किया है कि वे फेक न्यूज के संप्रसारण को रोकें, मिस इन्फॉर्मेशन के संप्रसारण को रोकें। लेकिन ये संप्रसारण घट नहीं रहा है बल्कि दिनों दिन बढ़ रहा है और ये संकट ज्यादा सीरियस है। हम में से अधिकतर लोग इस बात को महसूस ही नहीं करते कि फेक न्यूज किस रेंज में जाके कितनी बड़े पैमाने पर हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक या वैचारिक क्षति करती है। दो घटनाएं हिंदुस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट घटी हैं। एक उड़ीसा में एक व्यक्ति फेक न्यूज के प्रसारण की वजह से पकड़ा गया, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। और दूसरी घटना घटी है राजस्थान के दौसा में, टोंक में। दौसा में एक जन स्वास्थ्य वर्कर ने सोशल मीडिया में अपनी इस तरह की पोस्ट लिखी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। उड़ीसा में जिस पत्रकार ने खबर, उसमें उसने केरल के मरीजों को निशाना बनाया और यहां पर जो खबर लिखी उसमें राजस्थान के मरीजों को निशाना बनाया। मैं नहीं जानता कि, क्योंकि मैंने कहा कि मैं टेलीविजन तकरीबन नहीं देखता, एकदम नहीं देखता पिछले 5-6 साल से। मुझे नहीं मालूम कि टेलीविजन पर किस तरह का सूचनाओं का फ्लो है और किस तरह की इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन एक बात सच है, सारे लोग चिंतित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत सरकार तक, ट्विटर के प्रबंधकर्ताओं तक सभी लोग चिंतित हैं फेक न्यूज को लेकर। और इसमें मुझे सबसे अच्छी पॉलिसी ट्विटर की लगी। ट्विटर ने ये पॉलिसी एडॉप्ट की है हाल ही में कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना वायरस को लेकर, इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए और इन गाइडलाइन के खिलाफ में जो चीज लिखी जा रही है ट्विटर में, उनको रोका जाए। मसलन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार, इन दोनों का ही यह मानना है कि लोगों के बीच में शारीरिक दूरी रहनी चाहिए। और यह शारीरिक दूरी को जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या इनका कैरिकेचर कर रहे हैं या इनको गलत साबित कर रहे हैं या इसके खिलाफ लिख रहे हैं, ट्विटर उन सभी पोस्ट को या ट्वीट को रोकने के लिए मजबूर होगा। पहली चीज जो कि समझने की है वो ये कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज लिखने के चक्कर में, करने के चक्कर में
इसकी पूरी संभावना है कि आप कानून के हाथों धरे जाएं और आप हमारे देश में 1897 यानी ब्रिटिश पीरियड का एक एक्ट है जो कि संक्रामक महामारियों की डिजीज को लेकर जो लोग लिख रहे थे उस समय, उनके लिए कि वे गलत सूचनाएं न दें, गलत न लिखें, झूठ न लिखें। उड़ीसा में जिस व्यक्ति के खिलाफ में यह एक्शन हुआ है, उस व्यक्ति ने गलत सूचनाएं दी केरल के मरीजों को लेकर। उसके खिलाफ एफआईआर हुई और एक्शन हुआ। तो कहने का मतलब यह कि फेक न्यूज वही नहीं है जो आपके पास में व्हाट्सएप में अचानक आ गई। आप उसकी विश्वसनीयता को, उसके विश्वसनीय स्रोत को हर हालत में तलाशें और बिना भरोसे को अर्जित किए, बिना उसका टेस्ट किए, आप इंटरनेट पर जाइए, अनेक वेबसाइट है ऐसी जो कि इस काम में आपकी मदद कर सकती हैं कि कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज फेक नहीं है। इस तरह के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और हम लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म की, इस तरह की वेबसाइट की हमें मदद लेनी चाहिए। हम लोगों ने किया यह है कि हमने फेक न्यूज को क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया लंबे समय से। कल्पना कीजिए आप, इराक पर जब अमेरिका और नाटो की सेनाओं ने हमला किया तो फेक न्यूज का अंधड़ शुरू हुआ था। सारी दुनिया को यह गले में उतार दिया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास में रासायनिक हथियार हैं, जनसंहारक हथियार हैं और एक पर्टिकुलर इलाके में उसकी फैक्ट्री बनी हुई है, जहां के कारखाने बने हुए हैं, जहां पर ये हथियार बनते हैं। उसका बाकायदा एक वीडियो पेंटागन और सीआईए ने प्लान करके सेनेट के मेंबरों को दिखाया, उसका प्रदर्शन किया कि ये वो जगह है, ये वो पहाड़ी है, ये वो इलाका है जहां के रासायनिक हथियार सद्दाम हुसैन बना रहा है। और ये ऐसे रासायनिक हथियार हैं जो कि 45 मिनट के अंदर वाशिंगटन को और 1 घंटे के अंदर लंदन को नष्ट कर सकते हैं। सारी दुनिया को कन्विंस कर दिया गया इस फेक न्यूज के जरिए और अंत में पूरा का पूरा इराक तहस नहस करके रख दिया गया। और आज तक एक भी रासायनिक हथियार नाटो और अमेरिका की सेनाएं आज तक रिकवर नहीं कर पाई। जिस फैक्ट्री का वीडियो दिखाया गया था, जिससे ट्रक रासायनिक हथियार लाते हुए दिखाए गए थे, उस फैक्ट्री का कहीं पता नहीं उस पहाड़ी पर। तो मैं विनम्रता से एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं और आपके जेहन में डालना चाहता हूं कि अमेरिकी मीडिया हो या ब्रिटेन का मीडिया हो या भारत का मीडिया हो या वो महानतम कोई भी मीडिया संस्थान हो, आप ये मान के चलिए उस पर एक बार क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कीजिए कि जो खबर पढ़ रहे हैं क्या वो वास्तव में सच है। पूरा का पूरा एक देश नष्ट हो चुका है एक फेक न्यूज की वजह से। यहां तक कि इराक में जनसंहारक अस्त्र नहीं है, इसके बारे में यूएनओ के प्रतिनिधियों ने, जांच दलों ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, तब भी सारी दुनिया नहीं मानी क्योंकि मीडिया ने कन्विंस कर दिया था कि इराक में जनसंहारक अस्त्र हैं और सद्दाम हुसैन सारी मानवता का शत्रु है। और वहीं से पूरी आंधी चली है फेक न्यूज की, पूरी दुनिया को उन्होंने कन्विंस कर दिया है फेक न्यूज के जरिए। तो मेरा मानना है कि फेक न्यूज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम को तो आप गिरते हुए देखते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आपको मार दिया गया और आप बम से मरे, आप रेडिएशन से मरे। लेकिन फेक न्यूज तो ऐसा साइलेंट किलर है जो कि आपको मार के भी आपको पता नहीं चलता कि कैसे मार दिया गया। और पिछले 6 साल में जिस तरह की डोज हमारे जेहन में उतारी गई है, मीडिया में उतारी गई है, मीडिया का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। उसने पूरा का पूरा फेक न्यूज का एक परिदृश्य बनाया हुआ है हिंदुस्तान में, उसका पूरा एक कंज्यूमर तैयार किया है उसने हिंदुस्तान में,
जो डेली कंज्यूम करता है फेक न्यूज को बिना वेरीफाई किए। इसलिए मेरा मानना है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है फेक न्यूज का संक्रमण और वायरस। इसलिए फेक न्यूज को हल्के से लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग फेक न्यूज को हल्के से लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, फेक न्यूज को कैजुअली नहीं लेना चाहिए, उसे तत्काल वेरीफाई करना चाहिए, रोकना चाहिए। फेसबुक ने खास तौर पर यह स्थिति पैदा किया कि हम फेक न्यूज का अबाध ढंग से संप्रसारण कर रहे हैं। लगातार फेक न्यूज शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब से और तमाम चीजों से हम लगातार फेक चीजें शेयर कर रहे हैं। हमें इस फेक चीज को, वो चाहे जितनी ही हमें अपील करे, आकर्षक लगे, हम चाहे जितना ही उससे सहमत हों, लेकिन आप फेक न्यूज को शेयर मत कीजिए। आप जान लीजिए, आप जिस तरह से किसी को 303 की गोली से जान से मारते हैं, ठीक वही अपराध करते हैं जब आप किसी के जेहन में फेक न्यूज उतारते हैं और उसको फेक न्यूज का चस्का लगाते हैं। और फेक न्यूज का जिसको चस्का लग जाता है, उसको फिर रियल की समझ नहीं रहती, वो यथार्थ या सच्ची खबर पढ़ना पसंद नहीं करता, उसे सच्ची खबर में मजा नहीं आता, उसे सिर्फ फेक और गप ही चाहिए। इसलिए फेक न्यूज को संप्रसारित करने से बचें। और इस मामले में जो भी घोषित मानदंड हैं खबरों के संप्रसारण के, लेखन के मानदंड हैं लिखने के और पढ़ने के, उन मानदंडों का बाकायदा पालन हर स्तर पर होना चाहिए। वेबसाइट के स्तर पर भी होना चाहिए, फेसबुक के स्तर पर भी होना चाहिए, ब्लॉग के स्तर पर भी होना चाहिए, ट्विटर के स्तर पर भी होना चाहिए, यहां तक कि मीडिया में भी होना चाहिए, अखबार में भी होना चाहिए। और अखबार में अगर गलत खबर छप रही है तो उसका बाकायदा पब्लिक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। हमने क्या किया है कि हमने फेक न्यूज के पब्लिक क्रिटिसिज्म को एकदम फर्श के नीचे खिसका के छुपा दिया है और हमने ये मान लिया है कि फेक न्यूज से कोई असर नहीं होता। बहुत सीरियस असर होता है फेक न्यूज का। आप जान लीजिए, कोरोना के मरीज को आप रिकवर कर सकते हैं, उसको क्वारंटाइन देके ठीक कर सकते हैं, कि फेक न्यूज से जो व्यक्ति घायल हुआ और फेक न्यूज का जो शिकार हुआ, उसकी रिकवरी और उसकी दुरुस्तीकरण संभव नहीं है। इसलिए फेक न्यूज को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हमारे यहां ये मुसीबत रही है, में रही है ये, कभी कोई मंत्री, कभी कोई सांसद, कभी कोई मुख्यमंत्री फेक न्यूज को प्रमोट करता रहा है, फेक न्यूज को क्रिएट करता रहा है। तो हमारे यहां पूरी की पूरी एक जिसके कुटीर उद्योग की तरह फेक न्यूज तैयार होती रही है। मैंने अपने अनुभव में नंदीग्राम में भी फेक न्यूज देखी थी। मैंने अपने अनुभव में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पर भी फेक न्यूज देखी थी और मैंने अपने अनुभव में हाल के वर्षों में भी फेक न्यूज लगातार देखी है। और मैंने फेक न्यूज के शिकार या अभ्यस्त हो गए लोगों को एकदम फैनेटिक फॉर्म में देखा है। जो लोग ये सोचते हैं कि फेक न्यूज से कोई नुकसान नहीं होता, वो गलतफहमी में। फेक न्यूज से सबसे ज्यादा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षति होती है। इसलिए फेक न्यूज को एकदम कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हम सबकी आदत है कैजुअली लेने की। इस कैजुअली लेने के नजरिए से हमें अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज एक अपने आप में एक महामारी है और इससे सारी दुनिया के अच्छे पढ़े लिखे जहीन लोग सब परेशान हैं। और ये शासक वर्गों की, और खासतौर पर वे लोग जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ताकत की पूजा करते हैं, शक्ति के प्रयोग को वैधता प्रदान करते हैं, वे लोग फेक न्यूज का सबसे ज्यादा उपभोग और संप्रसारण करते हैं। हमारे यहां एक बड़ा वर्ग है जो फेक न्यूज का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जो फेक न्यूज में मजा लेता है, जिसे फेक न्यूज अच्छी लगती है, जो रोज फेसबुक में और दूसरी जगहों पर तरह तरह की फेक न्यूज शेयर करता है। वो चाहे आप राहुल गांधी के बारे में फेक न्यूज हो, चाहे वो सोनिया गांधी के बारे में फेक न्यूज हो, और तो और 2G स्पेक्ट्रम के बारे में भी फेक न्यूज थी। सारा देश आंदोलन में डूब गया। सारे देश में अन्ना हजारे के आंदोलन ने आंधी चलाई
और जिस समय वो आंधी चल रही थी, मैं फेसबुक पर और ब्लॉग में लगातार लिख रहा था कि बड़े पैमाने पर यह फेक न्यूज का उत्पादन हो रहा है और उन्माद पैदा किया जा रहा है। तो मेरी ये विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि फेक न्यूज को लेकर आप कैजुअल न बने, आप तदर्थवादी रवैया न अपनाएं। फेक न्यूज को सीधे क्वेश्चन करें। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में अच्छे पढ़े लिखे दोस्त हैं, आप उनके साथ में संवाद करें, पूछें, वेरीफाई करें और उसका प्रतिरोध करें, जवाब दें। फेक न्यूज का एकमात्र उत्तर है परस्पर डायलॉग और वेरिफिकेशन। क्या निकला 2G स्पेक्ट्रम से? 2G स्पेक्ट्रम का जिस जज ने जजमेंट दिया, उसने कहा मैं 6 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक अपनी अदालत खोल के बैठा रहा, लेकिन कोई मेरे सामने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के प्रमाण लेकर नहीं आया। न सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, न जनता के बीच में आंदोलन करने वाले लोग आए, और पूरी की पूरी सरकार गिर गई। मनमोहन सिंह को फेक न्यूज, लेकिन अदालतें बैठी रहीं, अदालत के पास में प्रमाण नहीं आए और मनमोहन सिंह और दूसरे लोग निर्दोष साबित हुए। लेकिन हिंदुस्तान की तो क्षति हुई उससे। सो फेक क्षति होगी, यह कल्पना के बाहर है। फेक न्यूज किसे किल करेगी, यह कल्पना के बाहर है। फैक्ट्री है। एक जमाने में CIA ने निकारागुआ के खिलाफ में फेक न्यूज को के खिलाफ में हवा बनाने के लिए बाकायदा निकारागुआ के आंधी चलाई थी। कौन नहीं जानता इस बात को कि फेक न्यूज का कारखाना चलाने में CIA सबसे आगे रहा है, सारी दुनिया में आगे रहा है। और हमारे यहां जो लोग फेक न्यूज का कारखाना चला रहे हैं, उनका आदर्श गुरु कौन है? उनका आदर्श गुरु गोलवरकर नहीं है, उनका आदर्श गुरु CIA है। उन्होंने CIA से सीखा है। उन्होंने CIA के टूल्स का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में फेक न्यूज का पूरा उद्योग विकसित किया है। भाड़े के लेखक, भाड़े के सैनिक, भाड़े के हत्यारे, ये तीनों चीजें कोल्ड वार के पीरियड में CIA ने विकसित की थी। और फेक न्यूज पूरा तंत्र विकसित किया था उसने। और अब उसके हर स्तर पर, हर देश में छोटे छोटे समूह और गिरोह जो कि प्रतिक्रियावादी राजनीति करते हैं, वे संगठन सबसे ज्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके आप चाहे जिस पार्टी को वोट दें, आप चाहे जिस पार्टी के मेंबर हो, आप भाजपा के मेंबर बने, कोई आपत्ति नहीं है। आप कांग्रेस के मेंबर बने, कोई आपत्ति नहीं है। आप कम्युनिस्ट पार्टी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फेक न्यूज के उपभोक्ता न बने। जो लोग फेसबुक न्यूज के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, आप सोचिए, हमारे यहां फेसबुक के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर जनप्रियता का फैसला हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा फेक है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं कैसे फेकनेस चलती है। आज से कुछ साल पहले जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने बंबई में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और उन्होंने इंटरनेट पर मैसेज दिया, बाकायदा उनकी वेबसाइट पर मैसेज था कि जो लोग, अब बॉम्बे के एक मैदान में उन्होंने घोषणा की कि वहां हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो लोग मेरे साथ बैठना चाहते हो वे अपने नाम दर्ज कराएं। अन्ना हजारे के साथ में बैठने के लिए तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए। अन्ना हजारे ने मैदान में बहुत बड़ा पंडाल लगवा दिया और पूरी व्यवस्था कर दी, और अन्ना हजारे जाके बैठ गए। बैठे रहे 2 दिन, 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आए। इंटरनेट पर कंसेंट दी थी कितने लोगों ने? 1.5 लाख के करीब लोगों ने। ठीक वही मुशर्रफ मियां के साथ हुआ पाकिस्तान में।
मुशर्रफ मियां के फेसबुक पर फॉलोअर थे करीब 20 लाख। बड़ा खुश थे कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं हमारे फॉलोअर, और अब हम जब पाकिस्तान जाएंगे, जैसा कि लोग करते हैं ना, यहां पे भी फेसबुक पर करते हैं, तो उनको यह भ्रम था कि जब हम पाकिस्तान में हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो जनता का सैलाब उमड़ पड़ेगा और उनका स्वागत करेगा, क्योंकि उनके 20 लाख फॉलोअर थे पाकिस्तान में। मुशर्रफ साहब जब फ्लाइट से उतरे इस्लामाबाद, तो 5 आदमी उनका रिसेप्शन करने के लिए मौजूद नहीं थे। हां, पुलिस के लोग जरूर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ में कोई पुराना केस था। फेक न्यूज उन लोगों के साथ में भी फॉलो करती है और उनका पीछा करती है जो लोग आपको सबसे चर्चित दिखाई देते हैं। आप ये सोचिए, यहां से देखिए, आप थोड़ी सी गंभीरता से लीजिए इसे। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट को छोड़ दिया, उसे कुछ महिलाओं को दे दिया, उसके संचालन की जिम्मेदारी। अब वो देखें, एक साधारण सी बात पूछी जा सकती है कि ऐसी कौन सी विपत्ति आई जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने इतना गंभीर निर्णय लिया कि अपना फेसबुक अकाउंट दूसरे को दे दिया। कोई तो चीज घटी होगी। एक ही चीज घटी है, सारे लोग परेशान हैं इससे, वो है फेक न्यूज। प्रधानमंत्री को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, जिनकी पोस्ट वो लाइक कर रहे हैं, वो लोग फेक न्यूज लिख रहे हो। और वो लिख रहे थे। हमारे देश में प्रधानमंत्री को डर की वजह से एक फेक न्यूज के शिकार न हो जाएं, अपना पड़ा। तर्क उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उसका, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उसे। फेसबुक बहुत सीरियस चीज है, और अभी कोरोना वायरस के टाइम पे तो और भी ज्यादा सीरियस चीज है। ब्रिटेन में तो पूरा का पूरा गृह मंत्रालय में एक विंग, उन्होंने एक प्रोफेशनल बाकायदा एक कंपनी हायर की है। एक विंग इसी काम को कर रहा है कि वह देख रहा है कि कौन सी फेक न्यूज है, कौन सी रियल न्यूज है, और वह मॉनिटर कर रहा है, हर न्यूज को मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग। हमारे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे तो जब कोई शिकायत कर देता है तो पुलिस वाला जाता है, FIR कर देता है, फिर पकड़ लेता है, वगैरह वगैरह। हमारे कोई बहुत सघन कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है कि फेक न्यूज को रोका जा रहा हो। बल्कि हमारे यहां तो मुसीबत यह है कि तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों की वेबसाइट प्रच्छन्न तरीके से ऐसी हैं जिन पर कि फेक न्यूज बाकायदा ऑफिशियली चल रही है, जिनको बाकायदा NGO संचालित कर रहे हैं। आज से कुछ महीना पहले हिंदू अखबार ने यह चीज रेखांकित की थी कि करीब 50 से अधिक वेबसाइट ऐसी हैं जो कश्मीर के बारे में ओपिनियन बनाने के लिए निरंतर फेक न्यूज का संप्रसारण करती रहती हैं, और उन सभी वेबसाइट को संचालित कोई दिल्ली में स्थित NGO करता है। उन्होंने नाम भी दिया उसका। कहने का मेरा मतलब यह कि हम फेक न्यूज से सतर्क रहें, सावधान रहें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में संवाद करें, उसको क्वेश्चन करें, फेक न्यूज का संप्रसारण न करें। एक अन्य चीज, मसलन अब एक चीज तो हुई है ना फेक न्यूज के आने के बाद में, कि लोगों के अंदर विश्वसनीय मीडिया की खोज, विश्वसनीय मीडिया को पढ़ने की आदत, विश्वसनीय मीडिया पर जाकर खबरें देखने की आदत बढ़ी है। पिछले 1 महीने में BBC के वेबसाइट पर जाने वाले लोगों की संख्या 1 महीने में सिर्फ 50 करोड़ से अधिक लोग गए हैं उनकी वेबसाइट, 50 करोड़ से अधिक पन्ने पढ़े गए उनके। तो फेक न्यूज को चुनौती दी जा रही है। कैसे? हम अपनी रीडिंग हैबिट बदलें, हम विश्वसनीय चीजों को पढ़ें। हमारी अगर रीडिंग हैबिट गॉसिप पढ़ने की
झूठी खबरें पढ़ने की बनेगी तो जाहिर है कि हमें विश्वसनीय खबरें पढ़ने के लिए, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हमारी के मन में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। हमें सचेत रूप से यह चीज कल्टीवेट करनी होगी कि हम जब भी खबर पढ़ें, हम विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को देखें, विश्वसनीय अखबार को देखें। हमारे बीच में हिंदी में तो अखबार ऐसे भरे पड़े हैं जहां के फेक न्यूज एकदम फ्रंट पेज पर रन करती है। इसलिए फेक न्यूज से बचने की जरूरत है। फेक न्यूज को हमने 2002 के दंगों में देखा है। फेक न्यूज को उसके पहले हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस के टाइम पर देखा है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट उठाइए और देखिए कि प्रेस काउंसिल ने क्या कहा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने को पहले फेक न्यूज से लड़ने के लिए तैयार करें, क्योंकि अभी आप घर में हैं और जो आदमी घर में है उसके लिए खबर की बहुत भूख है, वो जानना चाहता है। मेरा जैसा व्यक्ति भी जो कि लिख रहा था, मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे वीडियो के जरिए आपके साथ में इंटरेक्ट करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, क्योंकि बिना संवाद किए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप घर में बंद हैं। मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूं पर्सनली। अगर मैं 2-4-5 लोगों से भी पहले मिल पाता था तो बात कर लेता था, जी हल्का हो जाता था, लगता था कि चलो अपनी कुछ बात 2-4 लोगों से कह दी मैंने। तो आप अपना संवाद बढ़ाएं और प्रामाणिक वेबसाइट, प्रामाणिक लेखन को पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। बिना रीडिंग हैबिट बनाए आप फेक न्यूज से फाइट नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है आपके लिए। एक अन्य पहलू है जो कि फेक न्यूज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कभी चल रहा है। मतलब ये चीज बार बार कही जा रही है, मतलब कोरोना संबंधी जो फेक न्यूज है उससे कैसे फाइट करें। देखिए, ये फेक न्यूज है कि कोरोना का संप्रसारण मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से कोरोना वायरस का प्रसारण नहीं होता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एंटीबायोटिक खाओ तो वायरस का असर नहीं होगा। यह भी फेक न्यूज है। एंटीबायोटिक खाने से आपके बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी के खिलाफ में तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, उससे तो आप निपट लेंगे, लेकिन वायरस तो बैक्टीरिया नहीं है। इसलिए एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। एक और भी चीज है, एक वीडियो शेयर किया आपके बीच में, और वो शेयर किया मैंने कि एक बंगाली लड़का था, साइंटिस्ट था। मुझे लगा कि बात सही कह रहा है विज्ञान संबंध, लेकिन मैंने कल से आज तक, जब से उसे वीडियो को शेयर किया, मैंने आज तक फिर और चीजें पढ़ी, देखी, तो मुझे एक अजीब सी चीज पता चली जो कि ज्यादा सही लगी मुझे। कल मैंने एक जो वीडियो शेयर किया था आपसे, वो उसमें यह था कि एक बंगाली यंग लड़का साइंटिस्ट बार बार कह रहा था कि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो कोरोना वायरस प्रभावित नहीं करेगा। ये फेक न्यूज है। मैंने जब से वो वीडियो शेयर किया, मैंने लगातार उसको फॉलो किया, पढ़ा मैंने उस चीज को लेकर। असल में सबसे पहले ट्रंप ने यह बात कही कि टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो वायरस मर जाएगा, और इसके बाद सारे मीडिया में यह चीज चल निकली। डोनाल्ड ट्रंप को साइंस से कोई लेना देना नहीं है, वो गप्पी नंबर 1। वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया कि टेम्परेचर के हाई होने से या टेम्परेचर के एकदम लो होने से कोरोना वायरस न तो मरता है न जाता है। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो केरल में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती, महाराष्ट्र में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती, बॉम्बे में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती? वहां तो गर्मी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
ये हाई टेम्परेचर की जो थ्योरी है जो कि कही जा रही थी, ये भी एक फेक न्यूज है। हमारे यहां अफ्रीका में एक अजीब सी खबर थी और बड़े पैमाने पर अफ्रीकी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि बच्चे के पेशाब से अगर हाथ धो लेंगे तो कोरोना वायरस का असर नहीं होगा, और हमारे यहां गऊ का मूत्र पी लेंगे तो कोरोना वायरस का असर नहीं होगा। बहुत चला ये दोनों ही फेक हैं। न बच्चे के पेशाब से हाथ धोने से कोरोना वायरस भागता है और न गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस भागता है। तो कोरोना वायरस के लिए कौन सी चीज जरूरी है? इन फेक न्यूज से और एक फेक खबर से बचने की जरूरत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गार्लिक का सेवन करेंगे खाने में तो आपको कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। यह भी फेक न्यूज है। एक चीज और चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है, विभिन्न हाउसिंग सोसाइटीज में चल रही है, हिंदुस्तान में खूब चल रही है कि पार्सल अगर आती है तो उससे वायरस आ सकता है। नहीं, जो कोरोना वायरस है वो अगर किसी वस्तु के साथ में आएगा भी तो कोरोना वायरस की मुश्किल यह है कि वो कुछ घंटे तक उसका असर रहता है उस वस्तु के साथ। लेकिन जो चीज चीन से चल के आएगी वो 2 घंटे में तो नहीं आ रही आपके पास में। जो अफ्रीका से पार्सल आ रही है वो 2 घंटे में तो नहीं आ रही, उसको आने में तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे। तो यह कहना कि पार्सल से कोरोना वायरस के संप्रसारण में मदद मिलेगी, उसमें उसके टच करते ही आप उसके शिकार हो जाएंगे, यह गलतफहमी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा, अखबारों में खूब चला कि सिक्के और रुपए से वायरस का इंफेक्शन बढ़ता है। सिक्के, रुपए, वस्तु, पार्सल, इनके ऊपर अगर कोरोना वायरस का कहीं असर है भी तो वो कुछ घंटे ही रह सकता है, कुछ घंटे के बाद में वो निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए ये एक तरह की फेक न्यूज है जो हमारे बीच में सर्कुलेशन में है। एक और फेक न्यूज है जो कि बहुत बड़ी फेक न्यूज है, वो ये कि इटली में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में मरे, चाइना और ये अमेरिका में मर रहे हैं लोग अब तक, तो लोगों ने ये कहा कि ये जो वायरस है ये उम्र दराज लोगों को, जिनकी उम्र ज्यादा है, और मारता है। वायरस कोई उम्र नहीं देखता। वायरस लोगों को भी मार सकता है और वो वायरस जो है बूढ़ों को भी मार सकता है। कोरोना वायरस के अटैक का उम्र के कॉन्सेप्ट से इस तरह से उसे रिलेट किया गया है कि नहीं, 60 और 65 साल की उम्र के लोग, 60 साल से ऊपर के लोग, वे लोग इसके जल्दी शिकार होते हैं और मरते हैं। मैं भी यही जानता था क्योंकि मैं अखबार पढ़ रहा था, रोज हर जगह यही मैसेज था। यह फेक न्यूज है, इसका कोई वास्तविकता से और विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कोरोना वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी को भी प्रभावित कर सकता है, किसी को भी शिकार बना सकता है। इसका न वेज खाने से संबंध है, न नॉन वेज खाने से संबंध है, न इसका हिंदू से संबंध है, न मुसलमान से संबंध है। इसलिए इस वायरस को लेके ये जो वेज, नॉन वेज, हिंदू, मुसलमान, ये जो चीजें दिमाग में भरी हुई हैं, इनसे निकलने की जरूरत है। एक और चीज है जो कि ज्यादा सीरियस है, बहुत लिखा जा रहा है। एक थ्योरी बाकायदा अखबारों में विभिन्न खबरों के जरिए प्रचारित की जा रही है कि यह कोरोना वायरस एक बायो वेपन है, एक जैविकी हथियार है, और इस जैविकी हथियार का मानव सभ्यता पर हमला करने के लिए चीन ने इस्तेमाल किया है, अपनी हेजेमनी का विस्तार करने के लिए। ये समझ, ये खबर अपने आप में फेक न्यूज है। और भी फेक न्यूज चल रही हैं। कौन सी फेक न्यूज चल रही है? और फेक न्यूज ये चल रही है कि जो सोवियत ब्लॉक के देश थे,
खासतौर पर सोवियत संघ के अंदर जो लोग विभिन्न देशों में रहते हैं, उन देशों ने यह वायरस पैदा किया है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जैविक तैयार होते हैं, और इसलिए पैदा किया है कि सोवियत संघ की पूरी दुनिया में हेजेमनी स्थापित की जाए और लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। सीआईए, पेंटागन, इनकी सब्सिडीज पर चलने वाले तमाम किस्म के माध्यम और वेबसाइट इस तरह की खबरों को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके डिटेल्स में जाऊंगा, लेकिन हमें इससे सावधान रहना है कि बायो वेपन से कोई लेना, ये बायो वेपन की थ्योरी अपने आप में गलत है। ये एक तरह से वायरल प्रोपेगेंडा, वायरस का वायरल प्रोपेगेंडा उसका एक हिस्सा है। अंत में एक और फेक न्यूज है और उसका बहुत प्रचार किया गया है मीडिया में। हुआ यह कि वुहान शहर में, जहां पर कि ये पहली बार इस तरह के कोरोना वायरस से प्रभावित लोग मिले, तो उसी वुहान शहर में कुछ समय पहले 5G के डिजिटल संप्रसारण की चाइना ने शुरुआत की। तो लोगों ने कहा, फेक न्यूज बनाई गई कि जो 5G आया उसका जो लोग पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक क्षेत्र में चलते फिरते अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे थे, उस डिजिटल संक्रमण के जरिए, 5G के जरिए ये कोरोना वायरस का संप्रसारण हुआ। डिजिटल के संप्रसारण से, 5G के नेटवर्क के आने से कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार का कोई संबंध नहीं है। कोरोना के प्रसारण और संप्रसारण का कोई संबंध नहीं है। इसलिए फेक न्यूज जब हम कोरोना वायरस के संदर्भ में देखें तो हम एक चीज को गंभीरता से लें कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी खबर की भूख, कोरोना वायरस के प्रभाव से हम सब लोग परेशान हैं। सब लोगों को यह डर है कि हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा, इसलिए हम डर से आक्रांत हैं। मैंने कल भी यह बात कही थी, आज भी एक बात कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास में अपने सामान्य से जो हिदायतें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, भारत सरकार ने जो दिए हैं, जिनका बार बार प्रचार प्रधानमंत्री ने भी किया है, उन हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एक अन्य चीज और लास्ट इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि अभी हाल ही में पीएम केयर फंड अनाउंस किया गया। आप सोच सकते हैं लोग कितने ताकतवर हैं, फेक न्यूज वाले। नरेंद्र मोदी ने जो ही पीएम केयर फंड की घोषणा की और उसके डिटेल्स दिए गए इंटरनेट पर, तत्काल फेक अकाउंट खोल दिए गए पीएम केयर फंड के नाम से कि आप यहां पर जाएं और यहां पर पैसा दें। जो लोग सोचते हैं कि नहीं सरकार बड़ी ताकतवर है, अरे उससे भी ताकतवर लोग बैठे हैं नीचे। ये फेक न्यूज वाले सरकार के भी बाप हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड के नाम से फेक आईडी बनाई, फेक बैंक बनाई, फेक बैंक अकाउंट बनाए जिसमें कि आप पैसा डाल सकते हैं। ये भला हो भारत सरकार का कि उसने समय रहते जल्दी ही इस अकाउंट को, फेक अकाउंट को पकड़ लिया और उसे ब्लॉक कर दिया। दूसरी चीज जो चल रही है वो ध्यान रखिएगा, जो लोग फेक न्यूज लिखेंगे और संप्रसारित करेंगे, हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय उसकी नजरदारी कर रहा है, निगरानी कर रहा है, वो एक्शन लेंगे। और हम देखना चाहते हैं वो सचमुच में एक्शन लें, क्योंकि लगातार एक समूह के द्वारा
भारत में फेक न्यूज का संप्रसारण हो रहा है। आप लोगों को जब भी जहां पर भी कोई ऐसी फेक न्यूज मिले, आप सरकार को इन्फॉर्म कीजिए। एक फेक न्यूज और चल रही है जो कि पकड़ी गई कि मुंबई के अनेक इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल गया है। यह फेक न्यूज है और उस इलाके को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह फेक न्यूज बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में आई, प्रचारित हुई। यह भी फेक न्यूज है जो कि खूब फैलाई जा रही है, क्योंकि ये गाइयां समाज है, ये गंवारों का समाज है। हिंदुस्तान में एक बड़ा हिस्सा है जो गंवारों का है, और गंवारों को वे चीज बहुत अच्छी लगती है जो पेट के ज्ञान से पैदा होती है, विज्ञान से नहीं। तो लोगों ने क्या प्रचारित किया हुआ है, तुम खट्टा खाओगे ना तो कोरोना वायरस का असर नहीं होगा, तो जितना खट्टा खाओगे उतना ही बेहतर है। यह फेक न्यूज है। कलकत्ते में एक महिला फेक न्यूज सोशल मीडिया पर लिखने के कारण पकड़ी गई, क्योंकि उसने लिखा कि न्यू अलीपुर में कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं और सरकार उनको देख नहीं रही है, उनका इलाज नहीं कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है। और यह बात उसने लिखी। जाहिर पुलिस ने ट्रैक किया, पहले चेक किया जाके कि क्या सचमुच में न्यू अलीपुर इलाके में कोई कोरोना वायरस के मरीज ऐसे हैं जिनकी जानकारी सरकार को नहीं है और सरकार उपेक्षा कर रही है। सो मालूम पड़ा ये चीज गलत है, ये सूचना गलत है। तत्काल उस लड़की को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल में एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हुई है। उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि हिमाचल में लॉकडाउन के दौरान बसें चल रही हैं। पुलिस ने तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर की, उसकी पोस्ट को ब्लॉक किया। इसी तरह ग्वालियर में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। उसने शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनके बारे में एक फेक खबर लिखी। उसी तरह मिजोरम में भी एक की गिरफ्तारी हो चुकी है फेक न्यूज लिखने की वजह से। महाराष्ट्र में पूरे में तकरीबन 36 एफआईआर फेसबुक पर फेक न्यूज लिखने के वजह से दर्ज हुई हैं। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि हम लोग फेक न्यूज न लिखें, फेक न्यूज शेयर न करें, फेक न्यूज न पढ़ें। हम ऑथेंटिक चीजें पढ़ें, ऑथेंटिक चीजें लिखें। प्रामाणिक लेखन प्रामाणिक नागरिक बनाता है, प्रामाणिक बनाता है। हम अपने ये झूठे भावबोध से, हम झूठे जो है जीवन से, उसकी शैली से, उसकी अभिव्यक्ति शैली से इन सबसे बाहर निकलें। एक और चीज है, फेक न्यूज में अखबार की वह सामग्री भी आती है जो कि बुरे ढंग से संपादित की गई है। इसलिए जो खराब अखबार हैं, खराब ढंग से संपादित होते हैं, उन अखबारों को न पढ़ें। अच्छे अखबार पढ़ें जो अच्छे ढंग से एडिट किए जाते हैं। और फेक पोस्ट फेसबुक, ट्विटर और दूसरे माध्यमों पर उन्हीं चीजों को शेयर करें जो कि ज्यादा विश्वसनीय मीडिया में लिखे गए हैं, जो भरोसे के हैं। आप एक चीज जान लीजिए, अभी स्थिति बहुत खराब है। अगर आप फेक न्यूज लिखते हुए पकड़े गए
तो मुसीबत में फंस सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर अगर सरकार का हाथ है, सरकारी किसी मंत्री का हाथ है, तो कुछ देर के लिए आप बच जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप धरे जाएंगे। इसलिए फेसबुक पर या और दूसरी जगहों पर या मीडिया में आप फेक न्यूज न लिखें, न शेयर करें, न पढ़ें। इसी से हम एक अच्छे लोकतंत्र को बनाने में सफल होंगे। फिलहाल आज की बातचीत हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।